नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अचानक नौकरी से लौटे छोटे बेटे ने जब माँ को कमरे में बेहोशी की हालत में पड़े देखा तो उसने भैया भाभी का किया वो हाल। माँ, कितने दिन हो गए हैं, आपसे कोई बात नहीं हुई। जब भी भैया से पूछता हूँ तो भैया कह देते हैं कि आप मंदिर में हैं या फिर आराम कर रही हैं। क्या आपको मेरी याद नहीं आ रही? और माँ, सब ठीक तो है ना? आप अपनी सेहत का ध्यान तो रख रही हैं? माँ, पहले की बात अलग थी। तब पापा के पास इतने पैसे नहीं होते थे तो वो अपनी इच्छाओं को दबा देते थे। यहाँ तक कि अपनी तबीयत का भी ख्याल नहीं रखते थे। पर आप यह मत करना, आपके दो बेटे कमाते हैं। दीपक फोन पर अपनी माँ जानकी जी से कहता है। जानकी जी बोली, जीते रहो मेरे लाल, भगवान तुम्हें मेरी भी उम्र दे दी। तुम मेरे लायक बेटे हो। और माँ को तो बच्चों के सुख से मतलब होता है। तुम्हारे पिता ने पूरा जीवन लगा दिया तुम दोनों के लिए। जब तुम दोनों की तरक्की देखने का वक्त आया तो चले गए। पर मुझे खुशी है कि तुम उस लायक हो। अब बस तुम एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। अगर मैं उस लायक होती तो तुम्हारे लिए अच्छी लड़की जरूर ढूंढ कर लाती। पर मुझे पता है तुम्हारा मन इतना सुंदर है कि तुम्हें अच्छी लड़की ही मिलेगी। दीपक बोला, माँ, मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ एक लड़की रहती है, मेरे साथ ही काम करती है। वह स्वभाव से बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपकी तरह मेरा ख्याल रखती है। पता है माँ, उसे अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला, बेचारी अनाथ है। आप लोग आ जाते तो मैं शादी कर लेता। पर भैया ने जो आपकी स्थिति बताई, मुझे नहीं लगता आप यहाँ आ पाओगी। अगर आप इजाजत दें तो हम मंदिर में जाकर शादी कर लें। जानकी से खुशी होकर बोली, नेकी और पुछ पुछ, बिल्कुल कर लो बेटा, और मुझे उसकी फोटो जरूर भेजना। मैं आस पड़ोस की सभी औरतों को दिखाऊंगी कि देखो, मेरा दीपक दूल्हा बन गया है। इतना कहकर जानकी जी जोर जोर से खांसने लगी। दीपक बोला, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत फिर खराब हो गई क्या? माँ, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो? जानकी जी बोली, बेटा, काश कि तेरा बड़ा भाई भी तेरी तरह मेरी चिंता करता, पर पता नहीं किन ख्यालों में खोया रहता है। दीपक बोला, माँ, जब मैंने भैया को कहा था कि मैं माँ को अपने साथ रखता हूँ तो उन्होंने सीना चौड़ा करके कहा था कि मैं बेहतर तरीके से संभाल सकता हूँ। अब क्या हुआ? खैर छोड़िए इन बातों को। मैं आज ही भैया को पैसे भेजता हूँ। मैं तो पहले भी आपके लिए भैया को पैसे भेजता रहा हूँ। क्या आपको बताया नहीं उन्होंने? जानकी जी ने सोचा उनके कुछ कहने से कहीं दोनों भाइयों के रिश्ते में दरार ना आ जाए, तो उन्होंने बात को संभालते हुए बोला, बेटा, बहुत ध्यान रखता है मेरा। अब तुम पैसे भेज रहे हो तो मैं कल ही उसे कहूंगी कि किसी अच्छे डॉक्टर को मुझे दिखा दे। तुम चिंता मत करो, मैं पंडित जी से पूछकर तुम्हें कोई अच्छा मुहूर्त बताऊंगी। उसी दिन मंदिर में जाकर तुम संध्या को मेरी बहू बना लेना। बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। महेश और दीपक जानकी जी के दो बेटे थे। महेश को माता पिता ने खूब पढ़ाया और उसे शहर से बाहर जाने के लिए कहा, परंतु वो उस शहर से जाना नहीं चाहता था। दीपक पढ़ाई के बाद मुंबई चला गया और वहीं उसकी एक कंपनी में अच्छी नौकरी लग गई। पिता की मृत्यु के बाद महेश ने जानकी जी को अपने साथ ये कहकर रखा कि वो माँ की बेहतर देखभाल करेगा। महेश की पत्नी बहुत ही गर्म मिजाज थी। अगले दिन जानकी जी ने महेश को दीपक की शादी की बात बताई तो महेश बोला, अभी क्या जरूरत थी शादी करने की, रुक जाता, पैसे जमा कर लेता। अभी बबलू बेटी की पढ़ाई में इतने पैसे खर्च होता है, अब शादी कर लेगा, बीवी आ जाएगी।
तो अपने भाई भतीजे पर ध्यान नहीं दे पाएगा। आपने कैसे इजाजत दे दी माँ से? कई बार बोला है, जब दिमाग काम ना करे तो किसी को सुझाव मत दिया करो। जानकी जी बोली, बेटा, पिछले 3 सालों से वह मेरा और कुछ इस घर का भी बोझ उठा रहा है। आखिर अपनी जिंदगी कब शुरू करेगा, जबकि तुम्हें ना घर का किराया देना पड़ता है और ना अनाज पानी खर्च होता है। फिर भी तुम अपने भाई के लिए ऐसी बात कर रहे हो। फिर जानकी जी ने महेश से फोन मांगा और बेटे दीपक को पंडित जी द्वारा की गई सारी बातें बताईं। दीपक ने माँ का कहना माना और शादी कर ली। एक रोज जानकी जी की तबीयत खराब हो गई। जानकी जी बोली, महेश, दीपक ने कहा था कि वह तुम्हें पैसे भेजेगा, क्या उसने पैसे भेज दिए? जानकी जी की बात सुनकर महेश एकदम से सक पका गया और फिर बोला, हाँ हाँ भेज दिए, बस 20,000 भेजे हैं। आपको तो लग रहा होगा जैसे उसने कोई 2 करोड़ भेज दिए हैं। क्यों, आपको हिसाब लेना है क्या? जानकी जी बोली, बेटा, मैं तो इसलिए कह रही थी कि मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। मेरी खांसी खत्म ही नहीं हो रही। ऐसा ना हो कि कोई और नई बीमारी हो जाए। महेश बोला, माँ, घर में बच्चे हैं, अगर आपको कोई ऐसी वैसी बीमारी हो गई तो मैं पहले ही कह देता हूँ, आपको मैं आश्रम छोड़ दूंगा और अभी मेरे पास समय नहीं है। जब समय होगा मैं आपको डॉक्टर को दिखा दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। महेश की पत्नी प्रीति जानकी जी को फीकी चाय देते हुए बोली, माँ जी, चाय थोड़ी कम पिया करो, चीनी महंगी हो गई है। जानकी जी बोली, बहू, तुम चिंता मत करो, मुझे चीनी की बीमारी नहीं है और चाय में थोड़ा अदरक डाल देती तो शायद मेरी खांसी ठीक हो जाती। महेश के पास तो वक्त नहीं है, क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास ले चलोगी? प्रीति एकदम से बोली, माँ जी, आपको क्या लगता है मैं घर में खाली बैठी रहती हूँ? अरे नौकरों के पीछे भी लगना पड़ता है, तब जाकर वो काम करते हैं। आपकी तरह पूरे दिन बिस्तर नहीं तोड़ती हूँ और तबीयत खराब है तो अपने बेटे से कहिएगा, मैंने आपकी जिम्मेदारी नहीं ले रखी है। इतना कहकर वो भी वहां से चली गई। जानकी जी बेटे का इंतजार करती रही और बेटा देर रात तक लौटा तो माँ का मन नहीं किया उसे परेशान करने का। बेचारी बिना कुछ खाए पिए चुपचाप सो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। संध्या और दीपक अपनी गृहस्थी बसाने लगे। संध्या समझदार और कोमल हृदय वाली लड़की थी। संध्या हर दिन समय निकालकर जानकी जी से फोन पर बातें करती और अक्सर कहती, मम्मी जी, यहाँ भी कोई नहीं रहता है, आप हमारे साथ आकर क्यों नहीं रहती? मुझे भी माँ का प्यार मिल जाएगा। बेचारी जानकी जी जब कभी बड़े बेटे बहू से छोटे बेटे के पास जाने की बात करती तो कभी बच्चों का तो कभी समाज का वास्ता देकर उन्हें रोक लेते थे और बेचारी जानकी जी संध्या को बहला फुसलाकर मना कर देती। धीरे धीरे समय बीतता गया और दीपक को उसी कंपनी से इतना काम उसे मिल गया कि वह अपनी माँ से मिलने नहीं आ पा रहे थे। पर उधर जानकी जी की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। जब भी वह डॉक्टर की बात करती, बेटा स्टोर से कोई सिरप लाकर दे देता तो कभी बहू अदरक का टुकड़ा उठाकर उनके मुंह में रख देती। दीपक को माँ की खांसी सुनाई देती तो वो पैसे भेजता और पैसे भाई हजम कर लेता। समय बीता। दीपक के एक मित्र की शादी जयपुर में थी। ये जानकर दीपक और संध्या बहुत खुश हुए। दीपक बोला, ये अच्छा मौका है माँ से मिलने का। शादी गुरुवार की है, शुक्रवार को छुट्टी ले लूंगा, फिर शनिवार और रविवार हमारे पास बहुत वक्त होगा। माँ हमें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। प्रिया बोली, तो मैं माँ को फोन कर देती हूँ। दीपक बोला, नहीं नहीं, अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, उन्हें सरप्राइज देंगे।
यही सोचकर दोनों तैयारियां करने लगे। करीब एक हफ्ते बाद दीपक और संध्या जयपुर शादी में पहुंची। कार्यक्रम खत्म होते होते सुबह हो गई। दीपक और संध्या घर के लिए रवाना हुए। सुबह के 6 बज रहे थे। दोनों ने दरवाजे पर दस्तक दी। महेश ने दरवाजा खोला। दीपक को सामने देख वो हैरान हो गया। दीपक, तुम अचानक, क्या हुआ? तुमने हमें खबर भी नहीं दी। दीपक आगे बढ़कर भैया से गले मिला और बोला, अरे भैया, अपने घर आने के लिए भी कोई खबर देता है? ये बताओ, आप लोग कैसे हो और माँ कहाँ है? माँ, ओ माँ, देख तेरा दीपक आया है। इतना कहकर दीपक और संध्या माँ के कमरे की तरफ चले गई। इधर महेश भागकर कमरे में गया और बोला, प्रीति, दीपक आया है, जल्दी से उठ जाओ। प्रीति की आंखें फटी की फटी रह गई। दीपक और प्रिया जब कमरे में गई तो देखा माँ के कमरे में एक तरफ धुले हुए कपड़ों की गठरी और एक तरफ गंदे कपड़ों की टोकरी थी। बिस्तर के बगल में ना जाने कितनी पुरानी बोतल, जिसमें पानी भी 2-3 दिन पहले का था, और माँ औदे मुंह बिस्तर पर लेटी हुई थी। दीपक आगे बढ़कर माँ के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, माँ, ओ माँ, सो रही हो क्या? तुम तो इतनी देर तक नहीं सोती। जैसे ही दीपक ने माँ के माथे को स्पर्श किया तो वह हैरान हो गया। उसकी माँ बुखार में तप रही थी। माँ बेटे की आवाज से उठी और उसे गले से लगाया और अपने आंचल में मुंह को दबाकर खांसने लगी। जानकी जी को इतनी खांसी हो रही थी कि वह अपने बेटे से बात तक नहीं कर पा रही थी। यह देखकर बेटा बहू बहुत हैरान थी। दीपक प्रिया को बोला, तुम माँ को पानी पिलाओ, मैं भैया की खबर लेता हूँ। भैया कहाँ हैं आप? और भाभी क्या मायके गई हैं? जैसे ही महेश सामने आया, दीपक बोला, इसी दिन के लिए माँ को अपने साथ रखते थे ताकि उसे जीते जी नर्क दिखा सको। अरे मैं वहां से पैसे भेजता था, यहाँ खेती से पैसा आता है और तुम खुद भी कमाते हो। क्या कमी थी आपको जो आपने माँ की ये हालत कर दी? और भाभी, आप तो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत निकली। जानकी जी इतनी कमजोर थी कि संध्या का सहारा लेते हुए बाहर निकली और बोली, दीपक, तुम उसकी तरह मत बनो बेटा। दीपक अपने आप को रोक न सका और उसने अपने भाई के एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, ये मेरी तरफ से नहीं, पापा की तरफ से है। और जो आपने अपनी माँ के साथ किया है, कल को आपका बेटा अगर वही करे तो फिर? संध्या, तुरंत के तुरंत डॉक्टर को बुलाओ और जरूरत पड़े तो माँ को अस्पताल में दाखिल करवाओ। और भैया, मैंने जो आज तक आपको पैसे भेजे और खेती से जितने भी पैसे आए, उन सभी का मुझे आज रात तक हिसाब चाहिए। इतना कहकर वो माँ को कमरे में ले गया। दीपक और संध्या माँ के पास आकर माफी मांगने लगी। जानकी जी रोते हुए बोली, दीपक, मत रो बेटा, अब तो अंतिम समय आने को है, जो होना था हो चुका। दीपक बोला, माँ, बड़े भाई पर हाथ उठाने का पाप मैं भी नहीं करता, पर आज इनकी हरकतों ने मुझे भी पापी बना दिया। मम्मी जी, जिसके पास माँ बाप होते हैं वे उनका महत्व नहीं समझते हैं। कोई मुझसे पूछे कि माँ बाप के ना होने का गम क्या होता है, संध्या बोली। दीपक बोला, माँ, मैं आज तक भैया से हिसाब नहीं लेता था, यह सोचकर कि वे आपका ध्यान रखते हैं, पर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। कई बार बच्चों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती। आप बस आराम कीजिए माँ। दोनों भाइयों में बहुत बहस हुई। इधर 2-3 दिन तक प्रिया ने जानकी जी का बहुत ध्यान रखा तो उनकी हालत बेहतर हुई। संध्या ने जब प्रीति को समझाना चाहा तो वो बोली, अगर इतनी ही चिंता है तो इस बोझ की गठरी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? प्रिया हैरान रह गई। उसने ये बात दीपक को बताई और बोली, मम्मी जी को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं होगा।
इन्हें हम अपने साथ ले चलते हैं। दीपक ने माँ को पूरी बात बताई। उस दिन जानकी जी बहुत रोई और बोली, बेटा, मैं ये नहीं सोच रही थी कि मेरा दूध का कर्ज बेटा मुझे भूखा रखकर चुकाएगा। माँ की ये बातें सुनकर दीपक और संध्या की आंखें भर आईं। माँ के बिना कहे ही वे सब कुछ समझ गया। उसने कहा, माँ, जब हम बचपन में गलती करते थे, आप हमें सजा देती थी। अगर आज आपने भैया को सबक नहीं सिखाया तो कल को आपके जैसी ना जाने कितनी ही माएँ ऐसी ही बीमार, दुखी दुनिया से चली जाएंगी या फिर वृद्धाश्रम के बाहर पाई जाएंगी। क्या आप यही चाहती हैं? प्रिया ने जानकी जी के कंधे पर हाथ रखा तो जानकी जी को साहस मिला और उन्हें याद आया कि कितनी मेहनत से उनके पति ने यह घर परिवार बनाया था। इस बड़े बेटे बहू के लोभ ने तितर बितर कर दिया। 2 दिन बाद दीपक जानकी जी को लेकर मुंबई जाने लगा। महेश ने बहुत हंगामा किया तो दीपक ने पुलिस में खबर कर दी। फिर जानकी जी को लेकर वो मुंबई चला गया। कुछ दिन बाद कोर्ट के द्वारा महेश को एक कागज मिला जिसमें साफ साफ लिखा था, खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है, आधा पैसा पोते की पढ़ाई में खर्च होगा और जयपुर वाला घर जानकी जी की रजामंदी से बेच दिया गया। और फिर पैसा जानकी जी ने दीपक और संध्या को दे दिए। प्रीति और महेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा नहीं था कि एक कमजोर माँ इतना साहस भी दिखा सकती है। महेश को लोभ के कारण घर जमीन सबसे हाथ धोना पड़ा। अब एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में वो अपना जीवन यापन करने लगा था। जानकी जी जब तक जिंदा रही, दोबारा लौटकर जयपुर कभी नहीं आई। दीपक और प्रिया ने उनकी पूरी तरह देखभाल की और सब हंसी खुशी साथ में रहने लगे। मित्रों, परिवार एक ऐसा सहारा होता है जो सुख दुख में काम आता है। रिश्तों में लालच आ जाए तो वह परिवार तितर बितर हो जाता है। माता पिता परिवार रूपी माला के धागे होते हैं और जब कोई भाग्य को ही तोड़ दे तो कोई रिश्ता कहाँ से टिक पाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।